Hello, everyone. Welcome to the classes of pharmaceutical jurisprudence. So, the topic for today, which we are covering, is pharmaceutical ethics. So, what do we understand by ethics? First, we should understand what does ethics basically stand for. So, ethics basically are way of good conduct, how we have to properly behave to maintain the law and order, to maintain the health and hygiene, harmony of the society in general. अगर हम हिंदी में एथिक्स को कंसिडर करें तो एथिक्स का हिंदी शब्द है नैतिकता। तो नैतिकता बेसिकली हमारे बिहेवियर के लिए मतलब बिहेवियर के लिए, गुड कंडक्ट के लिए हम इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं। मोरल प्रिंसिपल्स एक पर्सन के क्या हो सकते हैं, हम उस शब्द से समझ सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एथिक्स का मतलब है कि फार्मेसी प्रोफेशन में क्या मॉरल प्रिंसिपल्स कोई फॉलो करे जिससे प्रोफेशनली फार्मेसी में हार्मनी बनी रहे और जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो हो सके, प्रोग्रेसिव रहे। So, considering the ethics, ethics may be defined as the code of moral principles as the science of morals as well. या तो हम इसे कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स या फिर साइंस ऑफ मोरल्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, एथिक्स और लेजिस्लेशन, जैसे हमने पहले एक टर्म किया था लेजिस्लेशन, उसमें ये डिफरेंस है कि लेजिस्लेशन जो है वो बेसिकली लॉज डिज़ाइन करता है। लेजिस्लेशन विल फ्रेम लॉज विच आर टू बी फॉलोड इन केस उन लॉज का वॉयलेशन हो रहा है या फिर वो फॉलो नहीं किया जा रहे हैं या मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो उनको उनमें सुधार लाने के लिए लॉज बने हैं, पनिशमेंट और पेनाल्टी भी बनी है। एथिक्स ऑन द अदर हैंड, इट विल नॉट कॉज पनिशमेंट और फाइन. It is our moral duty, it is the part of our moral duty or part of the moral duty of a pharmacist to follow in his profession. So basically ethics में हम सारा वो कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ेंगे जो कि एक फार्मासिस्ट को अपनी जॉब में, ट्रेड में या फिर अपने प्रोफेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशन में फॉलो करना है। सो ethics, I have defined the term ethics. Now, pharmaceutical ethics are the code of conduct which are framed by Pharmacy Council of India. Code of ethics जो है वो Pharmacy Council of India ने डिज़ाइन करे हैं to be followed by Indian pharmacists only. It is not applicable. The code of ethics framed by the Pharmacy Council of India are meant to guide the Indian pharmacist as how he should conduct himself in relation to himself, his patrons and the general public, co-professionals and members of the medical and other health professionals. So basically Pharmacy Council of India एक इंडियन फार्मासिस्ट का गुड कंडक्ट इंश्योर करेगा। उसने कुछ कस्टम, कुछ ड्यूटीज़ डिज़ाइन करी हैं सो एज़ टू मेंटेन द हार्मनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, गवर्नमेंट होती है, लॉ डिज़ाइन करती है जिससे एक सोशल हार्मनी बनी रहे, उसी तरह कोड ऑफ एथिक्स डिफ़ाइन करते हैं वो एक्शंस, वो ड्यूटीज़ जिससे हार्मनी बनी रहे विद इन द प्रोफेशन, विद इन द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन डायरेक्टली रिलेटेड है हीलिंग के लिए या पेशेंट्स की वेलबींग के लिए। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट दे are interconnected with medical practitioners and co-professionals to maintain the harmony and improve the health and hygiene in general public. अब government has restricted the practice of pharmacy to only professional pharmacist, that is registered pharmacist under the Pharmacy Act 1948. 1948 में जो फार्मेसी एक्ट आया था उसके अनुसार गवर्नमेंट सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को फार्मेसी प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए या फार्मेसी एज अ प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करती है, सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को हुआ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1948। पीसीआई ने कुछ जो फ्रेम करे हैं, जो मैंने यहाँ पे भी बताया था, पीसीआई ने जो कोड ऑफ एथिक्स फ्रेम करे हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कुछ 4 कैटेगरीज हैं जिनमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड,
फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन एंड इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। ये 4 सब कैटेगरीज हैं जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ एथिक्स डिज़ाइन करे हैं। नाउ इफ़ वी कंसिडर टू हिज जॉब मीन्स फार्मासिस्ट कैसे अपने काम, अपनी नौकरी या अपनी शॉप, अपनी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस, उसमें किस तरह से काम करे, उसके कोड ऑफ एथिक्स डिफाइंड है। इन ट्रेडिंग, बिजनेस ऑफ drugs, business of food and every other thing related in the pharmacy profession, trading जिसे कहते हैं। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स हैं प्लस पैरामेडिकल सर्विसेज हैं। तो यू हैव टू मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिकल प्रोफेशन एंड ऑल अदर को प्रोफेशनल्स विच आर रिलेटेड टू हेल्थ हीलिंग। लास्ट वन इज फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, हिज ओन प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन। सो बेसिकली हम जो ये पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट फार्मास्यूटिकल एथिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स है, मॉरल ड्यूटीज़ है जो कि एक फार्मासिस्ट को फॉलो करनी चाहिए अपने जॉब में, ट्रेड में, मेडिकल प्रोफेशन के प्रति और अपने खुद के प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन में। अब जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं वो फ्रेम किसने करी है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और जो सबसे पहला जो पॉइंट है फार्मास्यूटिकल एथिक्स का वो ये है कि जो भी फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा है उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए अंडर द एक्ट ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो बेसिकली ये एक कोर है कि हम फार्मास्यूटिकल एथिक्स में क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या होना चाहिए। नाउ अब हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब को। नाउ अ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब में क्या आएगा? फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, लाइक यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है मैंने ऑलरेडी। नाउ कंसिडरिंग द पॉइंट्स कमिंग इन दिस, फर्स्ट पॉइंट दैट द कोड ऑफ कंडक्ट दैट हैज़ टू बी फॉलोड इज इन रिलेशन टू हिज जॉब। इन रिलेशन टू हिज जॉब में सबसे पहले आएगा जो पॉइंट आएगा जो हम कवर करेंगे, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी। नेक्स्ट इज़ हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस, हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स एंड अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। अब इन पॉइंट्स को मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर देती हूँ। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में क्या आएगा? फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में पहला तो ये है कि अगर कोई मेडिकल शॉप है फार्मासिस्ट की तो दैट शॉप शुड बी ई रजिस्टर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी प्रैक्टिस वही कर सकता है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। अलॉन्ग विद दैट हिज फार्मेसी शॉप और मेडिसिन शॉप शुड बी ई रजिस्टर्ड, इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड एज अ फार्मेसी शॉप्स। एंड एवरी मेडिसिन, may it be emergency medicine or it may be common medicine, common matlab like fever, antibiotics, etc., it should be supplied to the patients without any delay। विदाउट एनी डिले कैसे कोई भी फार्मासिस्ट सप्लाई कर पाएगा? जब उसको पता है कि ड्रग की डिमांड क्या है मार्केट में और कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। सो ऑल द मेडिसिन शुड बी रेडीली अवेलेबल। एमरजेंसी मेडिसिन फॉर एग्जांपल, कोई अगर किसी की फार्मासिस्ट शॉप एमरजेंसी के पास है या उन हॉस्पिटल्स के पास है जहाँ पे ओपीडी के अलावा एमरजेंसी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, तो एक्सीडेंटल मेडिसिन्स या कुछ मेडिसिन जो इमरजेंसी में यूज़ होती हैं उसको अवेलेबल रखना चाहिए, बिकॉज कॉमनली उसके पास प्रेस्क्रिप्शन आते रहेंगे जस्ट बिकॉज द मेडिकल फैसिलिटी इज़ नियर हिम। तो ही शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिमांड इन द मार्केट एंड मेंटेन द प्रोडक्ट्स इन हिज फार्मेसी so that he without any delay can provide the medications to the patient। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। कंडक्ट ऑफ फार्मेसी में आएगा कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंटल कंटामिनेशन हो गया है किसी मेडिसिन का, तो दैट शुड बी चेक्ड इन द फार्मेसी। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एक्सीडेंटल कंटामिनेशन? फॉर एग्जांपल कोई ऑटो या फिर कोई व्हीकल लोड होके आ रहा है आपके फार्मेसी में मेडिकल मतलब मेडिसिन स्टोरेज के लिए। सिरप्स ट्रैवल कर रहे थे, सिरप्स का बॉक्स आया आपके यहाँ, वेट से उसके ऊपर कोई और बॉक्स रखा था, वेट से उसमें लीकेज हो गया है,
उसका ग्लास क्रैक हो गया है, या फॉर एग्जांपल कुछ कैप्सूल्स थे वो ह्यूमिड हो गए हैं, कुछ टैबलेट्स थे जो प्रेशर की वजह से डिसइंटीग्रेट हो गए हैं स्टोरेज के टाइम पे. सो दैट शुड बी चेक्ड बिफोर डिस्पेंसिंग. बिफोर डिस्पेंसिंग मतलब पेशेंट को देने से पहले इट शुड बी क्रॉस चेक्ड. इट इज़ नॉट दैट कि सोर्स से आ रहा है, आपने स्टोर कर दिया एंड एज इट इज़ प्रिस्क्रिप्शन देख के डिस्पेंस कर दिया है. यू हैव टू check that there is no contamination and the quality of drug is well maintained. So error of accidental contamination in preparation, dispensing and supply of medicines should be checked in a pharmacy. Now नेक्स्ट इज़ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी कोई भी पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा है तो विदाउट एनी कमेंट हमको पेशेंट को वो प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करना है, मतलब मेडिकेशन देना है. कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करना है कि आप ये मेडिकेशन क्यों ले रहे हो, या कोई मेडिकेशन कोई मांग रहा है तो आप उस पर हंस रहे हो या कमेंट कर रहे हो. ऐसा नहीं करना. इट कैन कॉज एंजाइटी टू द पेशेंट. एंड प्रिस्क्रिप्शन अपने एंड से खुद से चेंज नहीं करना है. इन केस देर इज़ अ मेडिकेशन दैट यू थिंक शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड, और इफ़ यू थिंक विच इज़ not very good for dispensing, you should consider the prescriber. Who would be the prescriber? The prescriber would be doctor. आपको बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के खुद से प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी ड्रग चेंज नहीं करना है. एंड इन केस आपको चेंज भी करना है या आपके पास स्पेशली कोई वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, आप उसकी जगह कोई और सजेस्ट कर सकते हो विच विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट्स टू द पेशेंट. इन दैट केस यू शुड कंसिडर द प्रेस्क्राइबर और द डॉक्टर फर्स्ट एंड देन यू कैन गिव द अदर मेडिकेशन और यू कैन चेंज द प्रेस्क्रिप्शन. सो इसको एक बार रीड कर लेते हैं. फार्मासिस्ट शुड रिसीव अ प्रेस्क्रिप्शन विदाउट एनी कमेंट ऑन इट that may cause anxiety to the patient. So without commenting, dispense the drug. No part of the prescription should be changed without the consent of the prescriber. In case of changing the prescription should be referred back to the prescriber. Next point is handling of the drugs. Now handling of the drugs is, सबसे पहले हैंडलिंग में क्या आएगा कि स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर रहे. स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर रहेगी तो क्वालिटी और क्वांटिटी ड्रग की मेंटेन रहेगी. हमेशा दवाई वही देनी है जो प्रिस्क्राइब्ड है. अगर कोई भी ड्रग उसका एब्यूसिव पोटेंशियल है, व्हाट डू वी मीन बाय एब्यूसिव पोटेंशियल? उसका मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है, एब्यूसिव हो सकता है वो ड्रग. कौन से ड्रग्स एब्यूसिव हो सकते हैं? स्पेशली जो नार्कोटिक या फिर सेडेटिव ड्रग्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सबको अगर नॉलेज हो तो कोरेक्स बीच में बैन हो गया था. वाई? बिकॉज इट हैड अ सिडेटिव इफ़ेक्ट. सिडेशन की वजह से लोग उसको यूटिलाइज कर रहे थे नशा करने के लिए. सो इट हैड एन एक्टिव इंग्रेडिएंट विच कॉज्ड sedation. That's why that drug was banned. So it is the duty of the pharmacist to ensure that sedative drugs or any drug which can be potentially used as an abusive drug, it should not be dispensed without any prescription. So drugs should be carefully handled, they should be carefully dispensed. In case any active drug which can cause potential damage or potential sedation, narcotic drug, that should be dispensed only how much it is prescribed. सिर्फ उतना ही प्रिस्क्राइब. यदि कोई ड्रग प्रिस्क्राइब्ड है और वो एब्यूसिव यूज़ हो सकता है, उसका मिसयूज़ हो सकता है, तो उतना ही डिस्पेंस करें जितना प्रिस्क्रिप्शन में रिटन हो. उससे ज़्यादा कभी डिस्पेंस नहीं करना है. सो इट शुड ऑलवेज बी डिस्पेंस करेक्टली एंड केयरफुली विद स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स और एक्सीपिएंट्स. And drugs that have abusive potential should not be supplied to anyone. Now, last point is apprentice pharmacist. Apprentice pharmacists are basically those pharmacists which are undergoing training for trade services या फिर for shop purposes. So these are non-learned apprentice pharmacists are non-learned pharmacists who are undergoing training. अब experienced pharmacist जो already experienced हैं, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं apprentice pharmacist को, उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो फैसिलिटी है जिसमें ट्रेनिंग हो रही है उसमें इनफ इक्विपमेंट्स हों, इनफ रिसोर्सेज हों जिससे ट्रेनिंग कंप्लीट हो सके. एंड
कोई भी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का या फिर एक्सपीरियंस का प्रोवाइड नहीं करना है अनलेस अप्रेंटिस फार्मासिस्ट ने ट्रेनिंग पूरी करी है या फिर कोई टेस्ट या कोई भी एज सच कोई एग्जामिनेशन कोई क्रॉस किया है, उसके बिना अप्रेंटिस फार्मासिस्ट को कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं देना है। सो इन रिलेशन टू हिज जॉब में हमने 5 पॉइंट्स कवर करे हैं: फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, conduct of the pharmacy, handling of prescription, handling of drugs, and apprentice pharmacist. Now let's complete this topic. हमने first in relation to his job किया है. Next में हम in his trade, medical profession and his profession cover करेंगे.